हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी की सीजीएल की 2022 में होने वाली परीक्षा के 9 दिसंबर के शिफ्ट 1 के पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपके आने वाली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इन क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप पिछली जितनी भी शिफ्ट के एग्जाम्स हुए हैं उन सबके एग्जाम्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कुछ और नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और कुछ और नए फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा, जो कि आपके सभी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीजीएल का ही अगली किसी शिफ्ट का एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। चलिए तो बिना कुछ भी देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण निम्न में से किस गैस की सहायता से किया जाता है। अब सबसे पहली बात, इस एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहले, क्योंकि कई बार अब तक जितनी भी शिफ्ट में पेपर आए हैं ना, उन सभी शिफ्टों में पूछा गया है कि किसी में पूछा गया वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, किसी में पूछा गया है अमोनिया का केमिकल फार्मूला, किसी में पूछा गया है बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला। तो ऐसे पूछ सकता था ब्लीचिंग पाउडर का। और मैंने इससे पहले के जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने इस बात को बताया था कि आने वाली शिफ्ट में किसी भी ना किसी शिफ्ट में जो है ना वो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछ लेगा। आप अगर नहीं इस बात को जान रहे हैं तो आप पहले के जो वीडियोस पहले ग्रुप में मतलब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। मैंने जिक्र किया था कि ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो जनरल फार्मूला होता है, यानी कि केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये होता है आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फॉर्मूला तो हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और दूसरी बात, अब उसने पूछा था कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो देखिए इसकी रिएक्शन होती है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, मतलब CaOCl2 बनता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की जो विधि है वो ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, विरंजक चूर्ण। और ये यहाँ पर जो है वाटर का फॉर्मेशन भी साथ साथ होता है। ठीक है। चलिए तो बहुत आसान सी बात है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगली शिफ्ट में और क्या पूछ सकता है, तो वो अगली शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि बताइए लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यानी कि लाइमस्टोन कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको बताना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप मुझे बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी गैस का यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। तो आपको इसका आंसर में देना था कि क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, मतलब Cl2 का, ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस की सहायता से किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछ लेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किस गैस की सहायता से किया जाता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से किया जाता है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोयले के दहन को क्या कहते हैं ना, इससे पहले की शिफ्ट में आ चुका है। तो कार्बन की बर्निंग को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और कार्बन यानी कोयले के दहन से क्या फॉर्म होता है, तो कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन का पूरी तरीके से दहन किया जाए, पूर्ण रूप से दहन किया जाए, यानी जलाया जाए, उसको बर्न किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया था मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प, तो चाय श्रमिक है तो चाय बागानों के लिए, चाय बागान श्रमिक जो होते हैं ना, यानी कि चाय की खेती, चाय के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, उनके कल्याण के लिए एक योजना शुरू की गई है अभी हाल ही में। कौन से राज्य के द्वारा, त्रिपुरा राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है, त्रिपुरा राज्य के द्वारा। ठीक है ना। यानी कि त्रिपुरा में जो भी चाय बागान श्रमिक हैं उनको आवास वगैरह, उनको सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए अभी शुरू की गई हाल ही में योजना है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी। देखिए हमें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए कि कई सारी शिफ्ट में जो है ना योग पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि योगा डे कौन से दिन मनाया जाता है।
जाता है? इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है आपका 21 जून को, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना, ये भी पूछा जा चुका है और 21 जून को मनाया जाता है। दूसरी बात, इससे पहले की शिफ्ट में पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे 2016 की थीम क्या थी। देखिए 2016 की थीम पूछी थी पहले वाले पेपर में, तो 2016 की थीम थी आपकी क्या? अचीवमेंट फॉर सस्टेनेबल, योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2016 की थीम थी, ठीक है ना, कि सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए योग, ठीक है ना, ये थी किसकी? 2016 की थीम। फिर पूछी गई बाद में अभी की 2021 की थीम क्या थी, तो इस 2021 के योगा डे की जो थीम थी वो थी योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस, वेलनेस मतलब होता है कल्याण, यानी कि कल्याण के लिए योग, ये इसका विषय था, ठीक है ना, कल्याण के लिए योग, ठीक है ना, कल्याण के लिए योग। अब हो सकता है कि आपसे फिर पूछा जाए कि बताइए 2022 की थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है या क्या थी, ठीक है ना, अगर ये पूछा गया क्वेश्चन तो 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये किसकी है? ये 2022 की थीम है, ठीक है ना, 2022 की, ठीक है ना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। और ये वाली जो है वो 2021 की थीम है और इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि 2016 की थीम क्या थी, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से आपको बात समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, इसी अंदाज में आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ना उनके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन नहीं होगा जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको यही सारे क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे SSC GD के एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मान के चलिए कि इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इसने पूछा अगला क्वेश्चन कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड के बीच में स्थित है, ठीक है ना, अक्षांश मतलब इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना। तो कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, वो किन अक्षांशों के बीच में पड़ता है? तो आपको बताना था, इसका आंसर है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका पड़ता है क्या? 10 डिग्री नॉर्थ मतलब 10 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी के बीच में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मिलता है देखने को, ठीक है ना। देखिए मैं आपको ज्यादा कुछ चीजें इधर उधर की नहीं बता रहा हूं, सीधे क्वेश्चंस और सीधे डिस्कशन, ठीक है ना। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच में पड़ा? 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? देखिए सितारा देवी का संबंध कौन से नृत्य से है, ये आपसे पूछा गया। अब मैंने आपको, अगर पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि भाई नृत्य पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कभी उसने जो है ना भरतनाट्यम पे क्वेश्चन पूछा, कभी उसने जो है ना कथकली पे क्वेश्चन पूछा है, कभी ने यामिनी पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना मान के चलिए आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सितारा देवी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो आपको बताना था सर इनका संबंध कथक से है, ठीक है ना। सितारा देवी का जो संबंध है नृत्य से, कौन से नृत्य से है? कथक से है। कथक किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? पहली बात तो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। कथक एक क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। क्लासिकल डांस फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियोस में सारी की सारी बताई है, 9 की 9 क्लासिकल फॉर्म, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, फिर आपका कुचिपुड़ी, फिर आपका ओडिसी, आपका मणिपुरी, फिर आपका सत्रिया और फिर आपका छऊ। छऊ को भी जोड़ा गया कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा अभी रिसेंटली, ठीक है ना। तो ये भी पूछा सकता है कि रिसेंटली कल्चरल मिनिस्ट्री ने कौन से नृत्य को जो है वो शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में शामिल किया है? तो आप बता सकते हैं छऊ नृत्य को भी जो है ना शामिल कर लिया गया है। तो सबसे पहली बात कथक है और ये कौन से प्रदेश का है? कथक जो है, दो हैं, एक कथक है और एक कथकली है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथकली जो है वो केरला का है, कथकली, ठीक है ना। तो सितारा देवी का जो संबंध है वो कथक से है और ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसी कथक से और किसका संबंध है अगर कोई पूछे तो आप बता देंगे सर बिरजू महाराज, बहुत फेमस नाम है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो भी किससे है? कथक से है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको पता होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए ये है कि आप एक क्वेश्चन से ना कई सारे क्वेश्चन तैयार करिए, जीके जीएस के तो क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। अगले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा था गैलुसेक का नियम किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? अब देखिए गैलुसेक के नियम पे क्वेश्चन आया, अब कंफर्म नहीं है कि वो ये पूछा है कि किस वर्ष प्रतिपादित किया गया या ये पूछा गया कि किस वर्ष जो है उसकी इन्वेंशन हुई है या किस वर्ष उसका जो है ना प्रकाशित किया गया उसको, या फिर गैलुसेक का नियम क्या था। मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो गैलुसेक का जो नियम था वो 1808 में बना था, ठीक है ना। 1808 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। 1808 में अगर खोज की बात करें और प्रकाशित ये 1809 में हुआ था, ठीक है ना। प्रकाशित जो है वो 1809 में हुआ था, गैलुसेक का जो नियम था, ठीक है ना। दूसरी बात,
आपको ये समझना है कि गैल्यूसेक का नियम है क्या। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो साइंस के क्वेश्चन तो खूब आ रहे हैं, तो साइंस के क्वेश्चंस में अगर पूछेगा तो पूछ सकता है क्या है, गैल्यूसेक का नियम है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि गैसों के नियम, गैस के नियम अगर आपको बताऊं तो कई सारे हैं। सबसे पहले बॉयल का नियम, दूसरे नंबर पे चार्ल्स का नियम, तीसरे नंबर पे गैल्यूसेक का नियम, और फिर एवोगाड्रो का नियम, ठीक है ना, एवोगाड्रो का नियम, ठीक है। और फिर उसके बाद में आती है एक रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। इतनी बातें अगर आपकी समझ में आती हैं तो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, बॉयल्स का लॉ क्या है। बॉयल का लॉ था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर तापमान को स्थिर रखते हुए प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, गैस का आयतन घटेगा, और अगर प्रेशर को घटाएंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। उल्टा होता है, मतलब अगर गैस के ऊपर दाब बढ़ाते हैं तो आयतन घटता है, और अगर गैस के ऊपर दाब कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है, बशर्ते कि क्या हो, तापमान स्थिर हो। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तो है बॉयल का नियम, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम चार्ल्स के नियम पे। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, पिछले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आपकी बार क्या कांस्टेंट ले लिया, प्रेशर कांस्टेंट ले लिया। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर दाब को स्थिर रखा जाए तो जो गैस का वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा तापमान होगा गैस उतना ज़्यादा आयतन घेरेगी, और गैस का तापमान जितना कम होगा गैस उतना ही कम आयतन घेरेगी। ये बहुत काम के क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम में, आने वाले जो एग्जाम उनमें ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। अब गैल्यूसेक के नियम पे आ जाते हैं। तो गैल्यूसेक का नियम था कि पहले वाले में किसको स्थिर रखा था, तापमान को, दूसरे वाले में किसको स्थिर रखा, दाब को, तीसरे वाले में आयतन को स्थिर रखना होगा। ये तीन ही चीजें हैं, दाब, तापमान और आयतन। तो आयतन, तो गैल्यूसेक के नियम में पहली बात वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए गैल्यूसेक के नियम में किस चीज को स्थिर रखा जाता है, यानी कि उसमें बदलाव नहीं किया जाता है। तो बोलेंगे सर आयतन को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। तो आयतन को स्थिर रखते हुए अगर हम लोग, यानी वॉल्यूम को स्थिर रखते हुए हम लोग प्रेशर में चेंज लाते हैं, तो प्रेशर में चेंज लाने से टेम्परेचर बढ़ता है। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा। यानी इसने कहा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कि वॉल्यूम को क्या रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए, आयतन को स्थिर रखते हुए दाब जो होता है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गैल्यूसेक का नियम था, ठीक है ना। मतलब अगर किसी गैस का आयतन स्थिर हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका दबाव बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम कर देने से दाब कम हो जाएगा। ये नियम है, ठीक है ना। तो अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों को मैं इंग्लिश में भी जो है ना, हमारी इंग्लिश वीडियोस भी जल्दी आने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि मेरा ये ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में तैयार है, लेकिन फिर भी आपको मैं बहुत अच्छे से हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अब ये क्वेश्चन इससे पहली शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जा गया दोबारा फिर से, मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आप ये देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस पे जैसे डांस फॉर्म पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप क्या मानोगे, इनको आप यही तो मानोगे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। क्योंकि योग दिवस पे अगर मान लो एक शिफ्ट में योगा पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब कोई भी जो अगली शिफ्ट में पेपर देने जा रहा है भाई, उसको तो ये बात पता चल गई कि योगा पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर योगा के क्वेश्चन जो है ना, आप योगा के बारे में सब कुछ तैयार करके जाओ ना, कि अभी 2022 की थीम क्या है, 2021 की थीम क्या है, 2020 की थीम क्या है, 2019 की थीम क्या है, 2018 की थीम क्या है, कब शुरू हुआ था, 2015 में, 2016 में, ठीक है ना। तो 2015 में शुरू हुआ। तो योग दिवस कब से मनाया जा रहा है, कौन से दिन मनाया जा रहा है, मतलब योगा के बारे में एक एक बात तैयार करके जाओ ना। वैसे ही जो है ना, आपको आइडिया लग गया कि भाई एक क्वेश्चन अक्सर किस पे पूछ रहा है, केमिकल फार्मूले पे पूछ रहा है, तो केमिकल फार्मूले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के तैयार करके जाएंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पहली शिफ्ट के पेपर देख लेने से ये फायदा मिल जाता है कि अगली शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, और उससे रिलेटेड आप आसपास की चीजें सारी तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। अब यामिनी कृष्णमूर्ति पे इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, हर बार पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे, ये पुर्तगाल के एक नाविक थे, ठीक है ना, कौन, पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली थे कौन, वास्को डी गामा। ये तो सबको पता है यार, भारत की खोज है ना, तो किसको नहीं पता है, ठीक है ना, वास्को डी गामा, ठीक है ना, वास्को डी गामा ने जो है ना 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये बात ऐसा तो कोई भी शायद स्टूडेंट होगा जिसको ये बात ना पता हो, ठीक है ना।
तो चलिए इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पता ही है। अगले क्वेश्चन में कहा, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी? देखिए पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य, अब फिर से देखो ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका कथक पे, फिर से एक क्वेश्चन आ गया कथक पे, ठीक है ना, कि पुणे के अंदर जो नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी रोहिणी भाटे ने। बहुत पुराना ये एक संस्थान है, ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि रोहिणी भाटे ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। तो पुणे के अंदर एक नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी के नाम से एक संस्थान है जिसमें कि कथक की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को सीखा और समझा जाता है, और ये कथक के क्षेत्र में काफ़ी फेमस जो है ना संस्थान है, ठीक है ना। तो पुणे के नृत्य, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसकी स्थापना किसने की? रोहिणी भाटे ने की। अब मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ भी कथक आ गया और यहाँ पर सितारा देवी का संबंध, ये भी कथक आ गया। तो और कथक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कथक में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इतने क्वेश्चन बनाने होते हैं ना तो क्वेश्चन तो मान लो वही सेम टॉपिक है, कथक से क्वेश्चन बनाना है। तो अब कथक से किसी पेपर में आसान क्वेश्चन आ गया कि बताओ कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, या कथक का संबंध किस राज्य से है, तो एकदम आसान हो गया कि भाई कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का से संबंधित है, ठीक है ना। किसी में पूछ लिया कि कथक का संबंध किन से है, 4 ऑप्शन दे देगा, बिरजू महाराज, और ऐसे करके आपको 1 2 सितारा देवी, बिरजू महाराज जैसे, है ना। तो ऐसे करके आपको दे देगा संबंध कि किससे संबंध है, 3 से नहीं होगा, 1 से होगा, या फिर 3 से होगा, इनमें से किसका संबंध कथक से नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझकर चलने हैं कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है वो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हरियाणा सरकार ने, अभी खट्टर सरकार ने इसको शुरू किया है, ठीक है ना। तो हरियाणा की सरकार ने, है ना, हरियाणा की खट्टर सरकार ने इसको शुरू किया है और इसमें लगभग 3 लाख रुपए तक का जो है ना सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। किसको? महिला उद्यमियों को अपना रोजगार, खुद का अपना रोजगार जो है वो स्थापित करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये खुद का अपना रोजगार भी स्थापित कर सकेंगे और बहुत से और लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। उद्यमी से आपको समझ में आ रहा होगा, उद्यमिता योजना। तो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, उद्यमी मतलब कामगार बनाने के लिए, महिलाओं को उद्यमी, ठीक है ना, स्वरोजगार, बिजनेसमैन बनाने के लिए इस तरह की योजना का, बिजनेसवुमैन बनाने के लिए इस तरह की योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। यही पूछा है कि किस राज्य ने शुरू की है, एकदम आसान है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाई चक्री नृत्य किस राज्य से का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्लासिकल डांस पूछ के थक जाएगा तो फिर क्या करेगा? लोक नृत्य पूछना शुरू कर देगा। लोक नृत्य मतलब फोक डांस, मतलब अपनी अलग अलग जगहों का नृत्य होता है ना, कि भाई इस देश का नृत्य, जैसे पंजाब का हमने कह दिया भांगड़ा जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है। हमने कह दिया सर ये जो चक्री है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, ठीक है ना। ऐसे ही एक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। अगर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता, हर तरीके के पेपर में आता रहता है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान है कर्नाटक का लोक नृत्य, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले इसने पूछा कि चक्री नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चक्री नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। पहले ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, राजस्थान का। और राजस्थान का ही कोई एक और लोक नृत्य है अगर आप सोचे तो ऐसे राजस्थान के। अब क्या करना है कि अभी इस शिफ्ट में मान लो चक्री नृत्य पूछ लिया, तो अगली शिफ्ट में कौन सा पूछेगा? तो वो राजस्थान का कोई और लोक नृत्य उठा लेगा, वो पूछ लेगा। या फिर आपका वो जो है ना, आपकी बार राजस्थान का लोक नृत्य पूछा है तो अगली बार जो है वो आपसे पंजाब का पूछ लेगा, पंजाब का नहीं पूछेगा तो आपसे असम का पूछ लेगा, असम का नहीं पूछेगा। तो मतलब ऐसे तो लोक नृत्य पर भी आपको ध्यान देना है, और जो खास इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उन पे तो बिल्कुल ही ध्यान देना है। तो राजस्थान का एक और लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। आपने सुना होगा घूमर जो है ये भी राजस्थान का ही एक लोक नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस लोक नृत्य है राजस्थान का, ठीक है ना। तो राजस्थान के लोक नृत्य आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाले और एग्जाम्स जो हैं आपके उनमें कोई ना कोई क्वेश्चंस आसानी से मिल जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपने और भी कई सारे क्वेश्चन सीखे होंगे और भी कई सारे फैक्ट्स सीखे होंगे, और आपने इस वीडियो को अगर अंत तक देखा है तो वाकई में आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया होगा। आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन के ऑल वाले
बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम और आप ऐसे ही जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, और मैं आपके लिए लाता रहूँ ऐसी ही यूजफुल वीडियोस। आने वाले टाइम में हम लोग एसएससी जीडी की बिल्कुल स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।